हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज संडे है तो हम वापस आ गए अपनी वीकली मार्केट रैपअप के साथ। इस वीडियो में हम वीकली मार्केट हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इंडिकेटर्स की चर्चा करेंगे और कंक्लूजन में मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैंने चैनल पे बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के नाम से 2 प्लेलिस्ट भी क्रिएट की हैं। ये सभी फंडामेंटल वीडियोस अगर आपने अब तक चेक नहीं किए हैं तो प्लीज देखिए। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हुए हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। ऊपर राइट साइड में आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक आ रही है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। आपके सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स और कमेंट्स से मुझे और भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक्स पे भी वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करता रहता हूं। क्योंकि हमारा चैनल एक नया चैनल है तो आप जितना लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में उतनी मदद मिलेगी। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपकी नॉलेज और भी इनहांस हो सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम निफ्टी की वीकली मूवमेंट पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस वीक ऑलमोस्ट फ्लैट सही रहा। 0.1% की नॉमिनल सी नेग्लिजिबल सी अपवर्ड मूवमेंट थी। आपने देखा हो कि मंडे को जो गिरावट आई थी निफ्टी में उसको बाकी के 3 दिनों यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रिकवर कर लिया और एक्चुअली ग्रीन में क्लोज हुआ। तो चूंकि इस हफ्ते केवल 4 ही ट्रेडिंग सेशंस थे, मंडे टू थर्सडे, तो पहले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने काफी गिरावट दिखाई और बाकी के 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने वो सारी गिरावट को कवर कर लिया। निफ्टी के वनडे चार्ट पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी भी अपने की ट्रेंड रेजिस्टेंस के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। आपने देखा कि मंडे को काफी गिरावट आई थी, फिर ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे, ये जो आखिरी के 4 कैंडल्स आप देख सकते हैं, मंडे को काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन था, काफी गिरावट आई और उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को थोड़ी थोड़ी बढ़त आई जिसके कारण निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। इसी चार्ट पे अगर थोड़ी और नजदीक से नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी अभी भी अपने की ट्रेंड रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन दिखाई हुई है, रेड डॉटेड लाइन, उसके आसपास स्ट्रगल कर रहा है। उस रेजिस्टेंस से निफ्टी ने काफी रिट्रेस किया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो निफ्टी हैज टेस्टेड इट्स की ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड रिट्रेस्ड फ्रॉम देयर। So it is still below the trend resistance, but it is above all key EMAs, जो exponential moving averages है 50, 100, 150 और 200, उन सभी से काफी ऊपर चल रहा है, अभी भी सिग्निफिकेंटली ऊपर है। बट जो ट्रेंड रेजिस्टेंस है वहां से बार बार निफ्टी रिट्रेस कर रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले की भी कई सारे इंस्टांसेस में इसने रिट्रेस किया है। तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। इन सभी चीजों को देख के हमें ये लगता है। और इस हफ्ते की जो कैंडल बनी, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वॉलेटाइल कैंडल थी। आप ये आखिरी कैंडल अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि इसकी टेल कितनी लंबी है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो काफी वॉलेटाइल वीक था, मोस्टली ड्यू टू मंडे को काफी ज्यादा गिरावट आ गई थी और उसके बाद उस लोअर लेवल से ऊपर चढ़ के निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट सा क्लोज हुआ है। तो काफी वॉलेटाइल वीक था। निफ्टी इज स्टिल नियर इट्स वीकली ट्रेंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है जिसके नीचे अभी चल रहा है निफ्टी। बुलिश सिग्नल्स परसिस्ट बट वॉलेटिलिटी कैन कंटिन्यू, जो हमने इस हफ्ते देखा भी कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। तो ये वॉलेटिलिटी आगे कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक बरकरार रह सकती है। मुझे पर्सनली लगता है कि जनवरी में और हमें वॉलेटिलिटी दिख सकती है। जैसे जैसे एफआई एक्टिविटी दिसंबर और जनवरी, अर्ली जनवरी में कम होगी, वैसे वैसे वॉल्यूम्स घटते जाएंगे और जब वॉल्यूम्स घटेंगे तो वॉलेटिलिटी के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो आपको एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी में थोड़ा कॉशियस रहना है, खास करके जनवरी में थोड़ा कॉशियस रहना है। वहां पे थोड़ी वॉलेटिलिटी हमें दिख सकती है, 5, 10, 15% तक की भी करेक्शन आ सकती है निफ्टी में जनवरी में। तो ये हमें देखना होगा कि आगे के कुछ वीक्स में ये कैसे प्ले आउट करता है। अगर 1 मंथ की चार्ट पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं कई सालों की चार्ट थी, हर कैंडल यहाँ पे 1 मंथ को दिखा रही है। तो मंथली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि इस मंथ की जो कैंडल बनी है काफी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक काफी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं। पिछले मंथ के कंपैरिजन में ऑब्वियसली थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है बट अभी भी मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है। बुलिश सिग्नल्स परसिस्ट ऑन द मंथली चार्ट। आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पर भी काफी बुलिश इंडिकेटर्स है, काफी बुलिश कैंडल है। तो ये एक, लेकिन आपको कॉन्ट्रारियर इंडिकेटर भी है कि जब इतनी ज्यादा बुलिशनेस आपको ओवर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम दिख रही है, ये पिछले 3 महीनों की जब आप कैंडल्स देख रहे हैं, तीनों ही ग्रीन कैंडल्स है, तीनों ही बुलिश कैंडल्स है, तो वहां के बाद यूजुअली एक करेक्शन आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनवरी में आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत पड़ेगी और थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह की मूवमेंट दिखाएगी जनवरी में। आरएसआई की अगर बात करें तो 67.6 का नंबर आ रहा है, जो कि अभी भी ओवरबॉट जोन के काफी नजदीक है। ओवरबॉट से गिरावट आई थी, जो हमने पिछली वीक बात की थी कि ये 80 को भी क्रॉस कर गया था। इस वैल्यू को आप देख सकते हैं, 80 को भी क्रॉस कर गया था, तो डेफिनेटली ओवरबॉट जोन में चला गया। तो वहां से हमने ये बात भी की थी कि गिरावट आ सकती है और वो गिरावट आई मंडे को और उस गिरावट के बाद फिर से एक रिट्रेसमेंट आई है। तो अभी आरएसआई का वैल्यू काफी बुलिश है, 67.6 की वैल्यू डेफिनेटली काफी बुलिश है, बट इट इज स्टिल नियर इट्स ओवरबॉट लेवल्स। तो
अभी भी मॉडरेशन या तो टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन, दोनों तरह की करेक्शन आ सकती है। टाइम करेक्शन का मतलब है कि आरएसआई इसी वैल्यू के आसपास चलता रहे, निफ्टी इसी वैल्यू के आसपास चलता रहे, या फिर प्राइस करेक्शन हो सकती है जिसमें निफ्टी में थोड़ी गिरावट है। तो इन दोनों में से कोई भी चीजें हो सकती हैं। आरएसआई की वैल्यू अभी भी ओवरबॉट जोन के आसपास ही है। एमएससीडी पे हमें दिख रहा है कि एक बेरिश क्रॉसओवर बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर बना है, लेकिन ये गैप धीरे धीरे नैरो होने की तरफ बढ़ चली है। तो हो सकता है आगे कुछ दिनों में हमें कंसोलिडेशन दिखे, जिसमें कि ये गैप की विड्थ जो है वो मेंटेन रहे, ना इधर जाए ना उधर जाए, तो ये कंटिन्यू होता हुआ हमें दिख सकता है। कोविड से रिलेटेड काफी सारी न्यूज हैं, तो उसमें पहली न्यूज तो यही है कि जो डेली नंबर ऑफ केसेस है इंडिया में वो अभी भी सबड्यूड लेवल पे ही है। 25 to 30,000 नंबर ऑफ केसेस, डेली नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वो हमने पिछले हफ्ते ही देखा था कि 1 करोड़ की नंबर को क्रॉस कर गई है। अभी वो नंबर 1 करोड़ 1 लाख के आसपास है, और जो टोटल नंबर ऑफ फैटेलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, वो 1.47 लाख के आसपास है। फिर इस हफ्ते मंडे को एक न्यूज आई, एक्चुअली पिछले वीकेंड ये न्यूज आनी शुरू हो गई थी और मंडे को कंफर्म हुई कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम जिसमें कि इंग्लैंड आयरलैंड वगैरह आ जाते हैं, उसमें एक नई स्ट्रेन मिली है कोविड वायरस की। इसी कोरोना वायरस की ही एक नई स्ट्रेन मिली है, और उसकी जो इन्फेक्शन रेट है, जो इन्फेक्शन कैपेबिलिटी है, वो अभी वाले स्ट्रेन से भी ज्यादा है। तो इन्फेक्शन रेट और भी ज्यादा है, लेकिन सिवियरिटी रेट यानी कि उसकी जो फेटालिटी पोटेंशियल है वो कितनी ज्यादा है, उसके ऊपर अभी भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि क्या वो ज्यादा फेटल है या अभी वाले स्ट्रेन से कम फेटल है। इसके बारे में अभी भी कुछ न्यूज नहीं आई है कंफर्म, लेकिन इन्फेक्शन रेट पहले वाले स्ट्रेन से ज्यादा है इस वाले स्ट्रेन की। तो इंडिया ने सारी फ्लाइट्स बैन कर दी हैं यूके से। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ये कहा है कि द न्यू स्ट्रेन माइट बी मोर इजीली ट्रांसमिटेड एंड देयरफॉर वाज रिस्पांसिबल फॉर द हायर नंबर ऑफ केसेस सीन इन द कंट्री। तो जैसा हमने डिस्कस किया, ये ज्यादा ट्रांसमिसेबल है ये वाला स्ट्रेन, और इसके कारण कंट्री में जो नंबर ऑफ केसेस है वो थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। He also added that the strain did not seem to be more harmful than the existing strain। तो ये हमने ऑलरेडी बात की कि इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये स्ट्रेन क्या ज्यादा फेटल है, क्या ज्यादा सीवियर है कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रेन। तो इसके बारे में हमें धीरे धीरे ही पता चलेगा। उसी बीच इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जनवरी 2021 यानी कि आने वाले महीने से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएंगी फॉर द जनरल पब्लिक। And he also said that India will be in a position to vaccinate over 30 crore citizens in the next 6 to 7 months। तो ये बात चल रही है कि जून जुलाई तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीनेशन पहुंचाने की कोशिश रहेगी गवर्नमेंट की। उसी तरह फाइजर के साथ मिलकर एक जो कंपनी है बायोनटेक, जिन्होंने mRNA वैक्सीन बनाई थी, उन्होंने ये कहा है कि जो नई स्ट्रेन निकली है यूके में, जो स्ट्रेन निकली है और जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे फैल रही है, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फ्रांस वगैरह से आपने केसेस सुने होंगे कि नए स्ट्रेन के केसेस वहां पे भी आने लगे हैं। तो ये जो वहां पे फैल रही है, उन्होंने ये कहा है इस कंपनी ने कि ये जो नई स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी जो करंट वैक्सीन है वो काम करेगी। तो इसकी इफेक्टिवनेस नए स्ट्रेन के लिए भी है, ये अच्छी बात होगी। तो बायोनटेक के सीईओ ने ये भी कहा है कि ऐसी म्यूटेशंस ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थी and the vaccine developed by them can be adapted to be used against the new virus within 6 weeks। तो 6 हफ्तों के भीतर इन्होंने ये कहा है कि इस तरह से इसको अडेप्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं वैक्सीन को, कि वो नए स्ट्रेन पे भी उतनी ही इफेक्टिव हो, उतने ही अच्छे तरीके से काम करे उस पे भी। फिर ऑरोबिंदो फार्मा ने एक अग्रीमेंट साइन किया है विथ यूएस बेस्ड कोवैक्स टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड सेल इट्स कोविड वैक्सीन इन इंडिया एंड टू यूनिसेफ। तो ऑरोबिंदो फार्मा ने भी एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन किया यूएस बेस्ड कोवैक्स के साथ, जिसके कारण वो इंडिया और यूनिसेफ दोनों को वैक्सीन प्रोड्यूस करके दे सकती हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये वाली जो वैक्सीन है उसको कोई फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसको कोई फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी चैलेंज थी फाइजर वाले वैक्सीन में कि उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए था, सब जीरो टेम्परेचर चाहिए था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज। लेकिन इस वैक्सीन के साथ वो बात नहीं है। तो ये काफी अच्छी पोटेंशियल वाली वैक्सीन हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अगर इसके ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से हो सके विदाउट नीडिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, तो ये काफी इफेक्टिव हो सकती है। फिर गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 4 स्टेट्स में, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश और असम में वो ड्राई रन करने वाली है फॉर वैक्सीन रोल आउट। तो अगले आने वाले हफ्ते से ये चारों स्टेट्स में वैक्सीन रोल आउट शुरू हो जाएगी, उनकी ड्राई रन शुरू हो जाएगी। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज सेड डिटेल्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वैक्सीन हैंडलर्स लाइक मेडिकल स्टाफ, ट्रांसपोर्ट स्टाफ एंड सो ऑन। तो सारे जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जो डिफरेंट फेजेस ऑफ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए डिटेल्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार किए जा रहे हैं और अगले हफ्ते से उसकी ड्राई रन शुरू हो जाएगी, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। इसी बीच धारावी, जो मुंबई का एक हॉटस्पॉट था विथ रिगार्ड्स टू कोविड केसेस, तो उसमें पहली बार अप्रैल के बाद पहली बार 0 नंबर ऑफ केसेस, 0 नंबर ऑफ न्यू केसेस आए। तो ये काफी अच्छी साइन है। अगर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं खास करके मुंबई एंड एडजॉइनिंग एरियाज में, तो ये काफी अच्छी बात रहेगी। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ही न्यूज है इस वीक। उसमें से पहली ये है कि यूएस की जो क्वार्टरली जीडीपी थी लास्ट क्वार्टर में, वो 33% अप थी।
तो अप्रैल टू जून क्वार्टर में 31.4% की फॉल आई थी, शार्प फॉल आई थी, और उसके बाद जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में 33.4% की बढ़त आई है। तो ये एक अच्छी रिबाउंड है फ्रॉम द स्टीप फॉल वी सॉ इन अप्रैल टू जून क्वार्टर। और इसी बीच यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ब्रेक्सिट डील जो है वो फाइनलाइज हो गई है। ये कई सालों से आपको पता होगा कि 2016 के बाद से ये चल रही थी प्रोसेस। फाइनली एक जो ट्रेड अग्रीमेंट था बिटवीन ईयू एंड ब्रिटेन वो फाइनलाइज हो गई है। द यूके एंड यूरोपियन यूनियन हैव फाइनली अग्रीड ऑन अ डील दैट विल सेट द फ्यूचर कोर्स ऑफ टर्म्स बिटवीन देम। तो इनकी ट्रेड अग्रीमेंट क्या रहती है, टैक्सेस टैरिफ्स क्या रहते हैं, उसकी फाइनलाइजेशन हो गई है, एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर दी गई है। These changes will be effective from January 1st, 2021. तो इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। A few things that we know about the deal are that no taxes or tariffs will be levied on each other's goods when they cross borders. तो EU और ब्रिटेन के बीच में जो ये ट्रेड होगी, जब भी ये बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे एक दूसरे, तो इस पे कोई टैक्सेस या टैरिफ्स नहीं लेवी किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात रहेगी इनके बीच के ट्रेड के लिए। There will also be no quotas or limits on the amount of things that can be traded. तो ईयू और ब्रिटेन के बीच में कितनी ट्रेड होगी इस पे भी कोई कोटा नहीं रहेगा और कोई टैक्सेस और टैरिफ्स भी नहीं होंगे। तो ये काफी अच्छी बात है। एक जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से एक्चुअली जो ओवरहैंग चल रहा था ब्रेक्सिट का, वो छटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ कॉर्पोरेट न्यूज की अगर बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम की एक सब्सिडियरी है सैंगयोंग करके, हमने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। सैंगयोंग मोटर कंपनी हैज फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी इन साउथ कोरिया। तो साउथ कोरियन कंपनी है ये, और ये एमएनएम की साउथ कोरियन सब्सिडियरी है, उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। This comes after the company missed repayments worth rupees 480 crores to JP Morgan Chase Bank। तो इन्होंने जो अपनी रीपेमेंट यानी कि जो लोन लिया हुआ था जेपी मॉर्गन चेस बैंक से, उसको उसकी भरपाई करने में ये सक्षम नहीं रहे, जिसके कारण इन्होंने बैंक्रप्सी के लिए साउथ कोरिया में फाइल किया है। तो एमएनएम के लिए थोड़ी बुरी न्यूज है, क्योंकि जो इनकी साउथ कोरियन ऑपरेशंस थी और इस कंपनी के साथ मिलकर ये काफी सारे कंपोनेंट्स भी बनाते थे, तो उसमें इनको एक ऑप्शन खोजना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट खोजना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दोज थिंग्स। In a separate press release, M&M said that its farm equipment sector will increase the prices of its range of tractors across models effective January 1st, 2021। तो M&M ने ये भी कहा है एक सेपरेट न्यूज में कि उनकी जो फार्म इक्विपमेंट सेक्टर है, जिसमें कि वो ट्रैक्टर्स बनाते हैं, उन सभी में जनवरी 1st, 2021 यानी कि 1 जनवरी, अगले साल के 1 जनवरी से काफी सारी प्राइसेस में इंक्रीज आएंगी। और केवल महिंद्रा एंड महिंद्रा ही नहीं, बहुत सारी ऑटो कंपनीज ने, हीरो मोटर्स, बजाज, टाटा मोटर्स, मारुति, सबने ये अनाउंस किया है कि चूंकि उनकी जो इनपुट कॉस्ट थी, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, यानी कि स्पेशली स्टील की कॉस्ट, कार प्रोडक्शन में स्टील की इस्तेमाल होती है ऑब्वियसली, तो चूंकि स्टील के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, तो कार कंपनीज, ऑटो कंपनीज की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसको वो पास ऑन करना चाहते हैं टू कस्टमर्स। सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑटोज इन द कमिंग ईयर। फिर अक्टूबर की टेलीकॉम डेटा रिलीज हुई, जिसमें यह दिखाया गया कि वोडाफोन आइडिया वीआई ने फिर से कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। इट लॉस्ट अराउंड 27 लाख सब्सक्राइबर्स, 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन अक्टूबर 2020। और रिलायंस जियो ने 2.2 मिलियन यानी कि 22 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए हैं। भारतीय एयरटेल ने 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी कि 37 लाख सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। तो रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल ने सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं और वोडाफोन आइडिया वीआई ने सब्सक्राइबर्स लूज किए हैं। एज ऑफ अक्टूबर 31 यानी 31 अक्टूबर तक जियो के 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, एयरटेल के 33 करोड़ सब्सक्राइबर्स थे, जबकि वीआई के 29.3 यानी कि 29 करोड़, 30 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स थे। और मार्केट शेयर जियो की 35% के आसपास है, एयरटेल की 29% के आसपास है और वीआई की 25% के आसपास है करेंटली। फिर एप्पल से रिलेटेड एक न्यूज है कि एप्पल एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है, सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली है, जो 2024 में रिलीज हो सकती है। और इसके बारे में एप्पल और टेस्ला के बीच में भी कुछ नेगोशिएशन चल रहे हैं। शायद एप्पल टेस्ला को टेक ओवर करने वाली है और टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार डिवीजन है, आपको पता होगा कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, उसको टेक ओवर करने वाली है एप्पल। एंड एप्पल विल लॉन्च इट्स सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार इन द ईयर 2024। फिर टाटा मोटर्स ने एक नई लाइट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च की है, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें ये आपने देखा हो कि अर्बन डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, यानी कि जो आजकल हमें पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ऑनलाइन डिलीवरी की जो ट्रेंड है, जो कल्चर है, वो डेवलप हो रही है, तो धीरे धीरे ये जो डिलीवरी लॉजिस्टिक्स की उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उस डिलीवरी लॉजिस्टिक्स सेगमेंट को केटर करने के लिए टाटा मोटर्स ने एक नई लाइट कमर्शियल व्हीकल लॉन्च की है। द कंपनी ऑल्सो स्टेटेड दैट जैगुआर लैंड रोवर इज नॉट अफेक्टेड बाय इश्यूज एट पोर्ट्स इन द यूके। तो यूके में चूंकि आपको पता है कि ये नई स्ट्रेन के कारण नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कुछ कंट्रीज ने इनकी पोर्ट्स से
सामान लेना अभी बंद कर दिया। तो इसके कारण बहुत सारे पोर्ट्स पे स्टैग्नेशन हो गई, बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो गई। लेकिन टाटा मोटर्स ने ये कहा है कि इस क्राउडिंग का और इस पूरे फ्रेट बॉटलनेक का जैगुआर लैंड रोवर के सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई असर नहीं पड़ा है। कंजेशन माउंटेड एट पोर्ट्स इन द यूके एज फ्रांस बैंड यूके फ्रेट ओवर फ्रेश कोविड कंसर्न्स। तो जैसे हमने बात की, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने यूके से जो फ्रेट आती है उस पर बैन कर दिया है, जैसे कि फ्रांस की यहाँ पे बात चल रही है। लेकिन इसका कोई असर जैगुआर लैंड रोवर के डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स पे नहीं पड़ा है, ऐसा टाटा मोटर्स कह रही है। Further, the company maintains its guidance of improved growth, profitability, and cash flow in the second half of the year. तो second half of current financial year, starting from October till March, उसमें improved growth, profitability और cash flow की इनके outlook दिख रही है for the current second half of this financial year. फिर वर्लपूल जो व्हाइट गुड्स सेगमेंट में बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल स्केल पे, केवल इंडिया में नहीं ग्लोबल स्केल पे बहुत बड़ी कंपनी है वर्लपूल, जिसकी हम कई वीडियोस में चर्चा कर भी चुके हैं। तो इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ वर्लपूल इंडिया एक्सपेक्ट्स डबल डिजिट ग्रोथ इन Q3 एंड Q4 ऑफ दिस फिस्कल, यानी कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर और जनवरी टू मार्च क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट ऑफ वर्लपूल इंडिया। The pent-up demand for home appliances as people are spending more time at home is helping boost sales। तो जो कि घर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोग, तो एसीज की, फ्रिजेस की, इक्विपमेंट्स की, किचन अप्लायंसेस की, वाटर फिल्टर्स की, इन सभी में ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है वर्लपूल। तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि लोग घर पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो घर में अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी फैसिलिटीज वो चाहते हैं। तो इसलिए इस तरह की डिमांड व्हाइट गुड सेगमेंट में ये डिमांड में काफी बूस्ट आई है, और इस कंपनी की मैनेजमेंट काफी अपबीट है, काफी पॉजिटिव है रिगार्डिंग सेल्स इन दिस एंड द नेक्स्ट क्वार्टर। Further, the company has reached out to overseas suppliers in China and Southeast Asia to set up a shop in India so that they can benefit from the incentives provided under the Make in India program। तो आपको पता होगा लास्ट बजट में निर्मला सीतारमन जी ने एक रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया था टू इनवाइट फॉरेन कंपनीज टू सेट अप अ शॉप इन इंडिया। उसके कारण उन्हें कम टैक्स देना पड़ेगा फॉर 5 years। तो ये सब जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इन सभी का एडवांटेज लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए वर्लपूल ने कहा है कि इनके जो ओवरसीज सप्लायर्स हैं विच आर मेनली बेस्ड इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया, उनको कहा है कि इंडिया में वो शॉप सेटअप करें, ताकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम की जो बेनिफिट्स हैं, जो कम टैक्सेशन है, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, उसका फायदा उठा पाएं, और इससे उनकी जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी थोड़ी और एफिशिएंट हो सकती है। तो ये एक अच्छी बात है, दो तरह से अच्छी बात है। एक तो वर्लपूल इंडिया की सेल्स अच्छी होने वाली है, जिसके कारण इन्हें फायदा हो सकता है, प्लस मेक इन इंडिया के कारण अगर कुछ कंपनीज यहाँ पे शॉप सेटअप करती हैं तो वर्लपूल इंडिया को भी और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। मार्केट के कुछ और इंडिकेटर्स की अगर बात करें तो निफ्टी का जो करंट पी है अभी भी 37.8 है। तो जैसा हमने देखा, अर्निंग्स में कोई चेंज नहीं आई है, अभी भी 364 पे अटकी हुई है निफ्टी की ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर। और जैसा हमने देखा, निफ्टी के प्राइस लेवल में हार्डली कोई चेंज आया, ऑलमोस्ट फ्लैट सी थी वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो निफ्टी के ना प्राइस में कोई चेंज आया, ना ईपीएस में चेंज आया, इसलिए निफ्टी की पी भी पिछले वीक की जैसी ही 37.8 पे अटकी हुई है। निफ्टी का जो करंट पुट कॉल रेशियो है, पीसीआर वैल्यू 1.05 है, तो मार्जिनली बेरिश आप कह सकते हैं, हार्डली बेरिश। तो चूंकि ये वैल्यू अभी 1 के आसपास ही होवर कर रही है, तो वॉलेटिलिटी परसिस्ट कर सकती है, बट देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ ह्यूज मार्केट क्रैश अंटिल द लिक्विडिटी ड्राइज अप। तो जब तक ये लिक्विडिटी सपोर्ट रहेगी, आपने देखा हो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी ने काफी लिक्विडिटी सपोर्ट दिया। अभी पिछले वीकेंड यूएस में भी एक स्टिमुलस बिल पास हुआ, हालांकि वो साइन ट्रम्प साहब नहीं कर रहे हैं, बट उसमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या उसकी फ्यूचर रहती है। लेकिन सारी गवर्नमेंट्स स्टिमुलस, किसी न किसी तरह की स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए अभी भी रेडी है। तो जब तक ये लिक्विडिटी रहती है, जब तक मार्केट के सेंटिमेंट्स लिक्विडिटी के कारण अपबीट रहते हैं, तब तक मार्केट में क्रैश आने की संभावना कम है। बट जैसा हमने पहले भी बात की, जनवरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी में एक वॉलेटिलिटी रह सकती है और करेक्शन भी आ सकती है, इवन अप टिल 10-15%। तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। उसके लिए रेडी कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसलिए मेरी व्यू ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करें थ्रू एसआईपी, अपनी रेगुलर इन्वेस्टिंग को हमेशा कंटिन्यू करें। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड डिस्कशन भी की थी, एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात की थी कि क्या आपको अपनी एसआईपी स्टॉप करनी चाहिए, पॉज करनी चाहिए। तो उस वीडियो को आप देख के और अपनी कन्विक्शन बढ़ा सकते हैं कि आपको अपनी एसआईपी को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट है, आपने जो साइड में कुछ अगर कैश जमा करके रखी है, उसको डिप्लॉय करने का ये समय नहीं है। थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा स्टैगर्ड वे में उसको डिप्लॉय करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, क्योंकि हर वीक आपको किसी न किसी स्टॉक में जरूर अपॉर्चुनिटी दिखती है। मार्केट का इंडेक्स लेवल कुछ भी हो, बट स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आप अगर रखते हैं तो हमेशा आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती रहेंगी और उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं इफ यू कीप बिल्डिंग योर कैश पोजीशन।
तो आप मोस्टली 3 काम करें। पहली तो अपनी एसआईपी को रेगुलर जो अपनी इन्वेस्टिंग है उसको कंटिन्यू करते रहें, चाहे वो एसआईपी से करते हो या चाहे आप मैनुअली इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपकी जो रेगुलर इन्वेस्टिंग है, आप 10,000, 20,000, 50,000 जो भी इन्वेस्ट करते हैं महीने में, वो आप कंटिन्यू करते रहें। दूसरी बात ये कि आप अपनी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने में आपको हमारी चैनल भी मदद कर सकती है, क्योंकि हम संडे की सेकंड वीडियो में हमेशा बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर दिस वीक डिस्कस करते रहते हैं। तो जो भी स्टॉक्स आपको अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन पे दिख रहे हैं, आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्पाइट द यूफोरिया, उसकी हम चर्चा करते रहते हैं, उसके स्पेसिफिक प्राइस लेवल्स की चर्चा करते रहते हैं स्टॉक्स की। तो उन वीडियोस को आप वीकली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट को अपडेटेड रख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी वो स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट पे रखे हुए हैं जिनको और जिन पे हमारा ध्यान है, जिनके बारे में हम वीकली बेसिस पे डिस्कशन करते रहते हैं, वो अगर अच्छी प्राइस लेवल्स पे आते हैं तो मैं उन क्विकली आपको एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ, और आप अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टिंग प्रोसेस के हिसाब से, अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से, अगर वो स्टॉक्स आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फिट होते हैं और अगर वो प्राइस लेवल्स आपको अपनी कैश पोजीशन, अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको सही लगते हैं फॉर कैश डिप्लॉयमेंट, तो आप उन पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक प्रॉम्प्ट भेज देता हूँ, एक नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, और अकॉर्डिंगली आप उस पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा ये कि आप अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें, क्योंकि मार्केट पे जब अपॉर्चुनिटी आएगी, और जैसा हमने पहले भी बात की, मुझे लगता है कि जनवरी में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, तो आप अपनी कैश को डिप्लॉय कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, बट ओनली व्हेन यू हैव अ रोबस्ट हेल्दी कैश पोजीशन। तो अपनी कैश पोजीशन को बिल्ड करते रहें, उसको धीरे धीरे इकट्ठा करते रहें, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ, और जब मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है तो आप सारी की सारी कैश इन ए स्टैगर्ड मैनर वीक ऑन वीक करके धीरे धीरे करके डिप्लॉय कर सकते हैं, और उसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो अपनी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, मार्केट के इंडेक्स लेवल से आप परटर्ब ना हो कि मार्केट इतना ऊपर चला गया, मेरी सारी अपॉर्चुनिटीज चली गई, अब मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। ये आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होगी अगर अपनी रेगुलर इन्वेस्टिंग आप कंटिन्यू कर रहे हैं, एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखी हुई है तो इन दोनों चीजों को आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में फॉलो कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, और उसके आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देख सकते हैं इन द टाइम्स टू कम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सारी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है, ये आपको मदद करेगी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इस अप्रोच को अगर आप वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फॉलो करते रहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि इन सारे डिस्कशन से आपको कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली हर वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए यूजफुल आइडियाज और टॉपिक्स लाता रहूंगा। इसी तरह हर वीकेंड हम वीकली मार्केट अपडेट्स और अपने व्यूज अबाउट द करंट मार्केट सिचुएशन भी डिस्कस करते रहेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।